Good morning, students. Now, today we will start with the next topic, that is the concept of metabolism, right? Now, what is the concept of metabolism? Metabolism means जितने भी बेटा टर्नओवर मॉलिक्यूल्स है, जितने आपकी बॉडी में बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे रेगुलरली गो ऑन चेंजिंग. क्लियर? एक मॉलिक्यूल दूसरे में और दूसरा पहले में, ऐसी बॉडी में ऑलरेडी बायो मॉलिक्यूल्स जो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, और इसी को हमने मेटाबॉलिज्म बोला था. Now, all the chemical reactions that occur in living cells, organisms, जितने भी बॉडी में chemical reactions होते हैं, I have already discussed this thing. They are of two types. One is anabolism. Anabolism का मतलब है where more complex compounds or structures जो भी बनती हैं, ठीक है, from the simple ones, यानी कि छोटे छोटे molecules को जोड़ के बड़े molecules जब बनते हैं, then we call it anabolism, right? जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो मिल के पॉलीमर्स बनाते हैं, तो वो प्रोटीन बन गया, तो दैट इज एनाबोलिज्म. फिर आता है बेटे कैटाबोलिज्म. नाउ अब कैटाबोलिज्म का मतलब क्या है? कैटाबोलिज्म, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, कैटाबोलिज्म मतलब कट यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म. क्लियर? जैसे अगर हम डाइजेशन की बात करें, आप कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स वगैरह खाते हो बेटा, तो वो चेंज हो जाते हैं इनटू पेप्टाइड्स, ठीक है, और प्रोटीएसेस, राइट. तो इसमें क्या हो गया, बड़े मॉलिक्यूल्स जब छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म. नाउ अब इसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? ठीक है, जो एनर्जी इन कामों के लिए मिलती है वो मिलती है एटीपी से, और एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं. उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग स्टेट. अब लिविंग स्टेट का मतलब है कि द बायोमॉलिक्यूल्स in any living cell are in the metabolic flux but in a steady state. मतलब वो steady metabolic flux में होते हैं, यानी कि अब जैसे टोटल अमाउंट है, मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, एक तरफ 2 और एक तरफ 1 है, मैंने एक को उठा के उधर कर दिया, दूसरे को उठा के उधर कर दिया, तो वो स्टेडी स्टेट में रहेंगे, यानी कि टोटल ये सेम रहेगी. द लिविंग स्टेट इज़ अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट. क्लियर? यानी कि एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें इक्विलिब्रियम कभी नहीं आता, नहीं तो वो रुक जाएगा सारा काम. ठीक है. As living organism have to work continuously. अब हमें पता है जितने भी लिविंग्स हैं वो पूरी ज़िंदगी लगातार काम करते हैं, तो अगर उनमें इक्विलिब्रियम आ गया तो वो प्रोसेस रुक जाएगा. तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इक्विलिब्रियम विल नेवर बी अटेन्ड. कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता बेटा, नहीं तो लाइफ रुक जाएगी. तो लिविंग प्रोसेस इज़ अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट रीचिंग इक्विलिब्रियम. क्लियर? और इसलिए लगातार हम लोग कोशिश क्या करते हैं, जो लिविंग प्रोसेसेस हैं वो ये कोशिश करते रहते हैं कि कभी इक्विलिब्रियम ना आए. और ये कैसे अचीव करते हैं? वो बाय एनर्जी इनपुट्स, राइट. नाउ सिंस मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. अब देखिए जो एटीपी बनेगा वो भी तो मेटाबॉलिज्म में बनेगा. द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस. क्लियर? विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट. अगर लिविंग स्टेट रहनी है तो मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है, राइट. मतलब लाइफ में जो केमिकल रिएक्शन वो चलते रहने चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटे एंजाइम्स. एंजाइम वर्ड आपने सुना होगा. एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में. ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स. अब एंजाइम्स के कुछ करेक्टर्स होते हैं बेटे. व्हाट आर दोज करेक्टर्स? लेट अस सी. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. ये किस चीज़ के बने होते हैं बेटा? एंजाइम जो है ये प्रोटीन्स के बने होते हैं. क्लियर? नाउ दैट कैटलाइजेस द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सेल्स. और ये कैटलाइज का मतलब क्या होता है? जो किसी भी रिएक्शन को स्लो या फास्ट करने में हेल्प करता है, राइट. तो एंजाइम्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड दे हेल्प टू कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस. क्लियर? इन द लिविंग सेल्स. तो इसीलिए हम इनको बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं बेटा. अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट. मतलब ऐसे कैटलिस्ट जो आपको लिविंग्स में मिलते हैं, राइट. उसके बाद बेटे राइबोजाइम्स. अब ये राइबोजाइम्स जो होते हैं दे आर सर्टेन राइबोन्यूक्लिक एसिड्स. क्लियर? अब ये कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, यानी कह लो कि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं. दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट. अब ये नहीं कि वो किसी पे भी जाके काम कर लेंगे. हर सबस्ट्रेट के लिए अलग एंजाइम रहता है बेटे. ठीक है, जैसे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए अलग एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग एंजाइम है. तो दे आर ऑलवेज स्पेसिफिक इन देयर
function. Each enzyme catalyzes the reaction of only one substrate. अब एक एंजाइम एक ही चीज़ को या उस पर काम करेगा उसको सबस्ट्रेट को तोड़ने में, एंड दिस इज़ ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द प्रोटीन. अब ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि हर जो एंजाइम उसकी एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्टिव साइट की. क्लियर बेटा? तो उसमें जो फिट होगा मॉलिक्यूल उसी पे वो काम करेगा. अब हर एंजाइम के लिए एक अपना पीएच, यानी कि उसके लिए जो पीएच वैल्यू है वो एक फिक्स रहती है, उसी में काम करता है. अब अगर आपको डाइजेशन प्रोसेस याद हो तो उसमें आपको पता है जो एमाइलेज होता है वो अल्कलाइन मीडियम में काम करता है. क्लियर? और जबकि पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है. तो इसका क्या मतलब है कि एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, ईच एंजाइम दैट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पीएच एंड टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू चाहिए और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, उस पर वो काम करेंगे. और फिफ्थ फीचर होता है इसका दैट एंजाइम्स एक्सेलरेट अ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. क्लियर? आप अगर उनका स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, राइट, तो यू कैन एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर दो, तो अपने आप ही जो एंजाइम्स का रिएक्शन है दैट विल बी एक्सेलरेटेड. क्लियर बेटा? सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटिंग विद द एंजाइम्स. अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है. अब एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या सिमिलैरिटीज़ रहती हैं? अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट. अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा कि एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में क्या सिमिलैरिटीज़ रहती हैं. क्लियर? अगर हम इनकी सिमिलैरिटीज़ की क्या क्या समानता है इसमें. अब जो कैटलिस्ट होते हैं दैट रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. जितने भी कैटलिस्ट हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, यानी कि रिएक्शन के बाद वो छोटे हो गए या बड़े हो गए, एंड दे कैन बी यूज्ड अगेन. और वो कैटलिस्ट बार बार यूज़ होते हैं बेटा. नाउ दे आर रिक्वायर्ड इन फॉर लेस क्वान्टिटीज़. दोनों को हमें बहुत थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है. ठीक है? सबस्ट्रेट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो आपको बहुत थोड़ी अमाउंट में, मतलब एंजाइम और इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट है दोनों ही बहुत थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं. ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, डू नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन. ये रिएक्शन को शुरू नहीं करते हैं. क्लियर? शुरू तो वो अपने आप होगा, लेकिन फिर उसको स्पीड अप करने में ये हेल्प करते हैं. ठीक है? बाय लोअरिंग द, कैसे स्पीड अप करते हैं? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं ये? दे विल हेल्प टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी. क्लियर? तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये उसको स्लो डाउन कर देते हैं, ये उसको रिड्यूस कर देते हैं. क्लियर? उसके बाद दे डू नॉट आल्टर द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शंस. अगर हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो उस इक्विलिब्रियम पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटे. राइट? तो इक्विलिब्रियम अपने आप वैसे ही चलता रहेगा. दे विल नॉट अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम. दे फॉर्म शॉर्ट लिव्ड कम्प्लेक्सेस विद द सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट. से जो भी कंपाउंड्स बनाएंगे वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहेंगे. क्लियर? अंडरस्टैंड? शॉर्ट लिव्ड मतलब थोड़ी देर के लिए बनेगा और फिर उसके बाद वो अपने आप ही. क्लियर? शॉर्ट लिव्ड, थोड़ी देर के लिए बनते हैं और फिर अपने आप ही वो टूट जाते हैं. क्लियर? उसके बाद आते हैं बेटा डिफरेंसेस. अब एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में कुछ डिफरेंसेस भी होंगे. तो व्हाट आर दोज डिफरेंसेस? अब उन डिफरेंसेस को देखते हैं. राइट? अब जैसे अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस की बात करूं तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं बेटे दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. और हमें पता है जो प्रोटीन्स है दैट इज़ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी बड़े होते हैं. जबकि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं दे आर स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स. राइट? अब जो एंजाइम्स हैं ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रिएक्शन में ही काम करते हैं. दे कैटलाइजेस ओनली स्पेसिफिक रिएक्शंस. लेकिन अगर हम कैटलिस्ट की बात करें, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं बेटा, दे कैन कैटलाइज अ नंबर ऑफ रिएक्शंस. ये एक कैटलिस्ट आप बहुत सारे रिएक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हो. हैंस दे आर नॉट स्पेसिफिक. तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये कैटलिस्ट तो सिर्फ इसी रिएक्शन में काम आएगा, ये और रिएक्शंस में भी काम आ सकता है. लेकिन ऐसा एंजाइम्स के साथ नहीं होता. अंडरस्टैंड? हर एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम फिक्स होता है. नाउ उसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, ठीक है, एंजाइम्स जो एक्शन होता है कैन बी रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इन देयर एक्टिविटी एंड कन्फर्मेशन कैन बी चेंज्ड. समझ में आई बात? जो एंजाइम्स का एक्शन है उनको एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स रेगुलेट करते हैं, लेकिन ऐसा
जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं उनको कोई भी रेगुलेट और मॉलिक्यूल रेगुलेट नहीं करता, अंडरस्टैंड। उसके बाद देयर आर मोर स्पेसिफिक साइट्स टू चेंज टू द pH एंड द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, अगर आपने थोड़ा सा pH या टेम्परेचर चेंज किया तो ये काम नहीं करेंगे। जबकि अगर हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें तो दे आर वेरी लेस अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ pH एंड टेम्परेचर। तो थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह चेंज करें, pH चेंज करने से उनके काम पे कोई असर नहीं पड़ता। तो दिस इज़ अबाउट द एंजाइम्स, देयर प्रॉपर्टीज़, राइट। थैंक्स बेटा।